हेलो सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मयूर ऑनलाइन क्लासेज में। तो भाई आज हम पढ़ने वाले हैं आरबीएससी क्लास 12 के चैप्टर नंबर 11 जो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स मतलब प्रकाशिकी। तो देखो भाई हमारे जो ऑप्टिक्स होती है ये इसके बेसिकली दो पार्ट होते हैं ऑप्टिक्स के। एक तो होती है ज्यामितीय प्रकाशिकी। ऑप्टिक्स का मतलब होता है प्रकाशिकी। क्या मतलब होता है भाई? प्रकाशिकी मतलब होता है। तो इस प्रकाशिकी के दो पार्ट है। कितने पार्ट है? दो पार्ट। मुख्यतः दो पार्ट होते हैं। एक तो होती है ज्यामितीय प्रकाशिकी जिसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और एक होती है फिजिकल ऑप्टिक्स। और फिजिकल ऑप्टिक्स के दो पार्ट होते हैं, वेव ऑप्टिक्स होता है एक तो, और एक होता है क्वांटम ऑप्टिक्स। लेकिन हम कौन सा पढ़ने वाले हैं इसके अंदर? वेव ऑप्टिक्स। कौन सा पढ़ने वाले हैं? वेव ऑप्टिक्स। ये बिल्कुल एकदम बेसिक जानकारी के लिए है ना। तो भाई ऑप्टिक्स जो है ना वास्तव में वो भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, प्रकाश के व्यवहार के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रकाश के गुण जैसे परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, विवर्तन, व्यतिकरण, है ना। इस प्रकार के गुणों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पूरा पढ़ेंगे। क्या चीज़ समझ आई? तो ऑप्टिक्स वास्तव में भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, प्रकाश के व्यवहार के बारे में अध्ययन करते हैं, और प्रकाश किस चीज़ से मिलकर बना है, जैसे फोटोन वगैरह से मिलकर बना होता है, इन सब के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो इस ऑप्टिक्स के दो पार्ट होते हैं मुख्यतः। एक तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स होता है यानी ज्यामितीय प्रकाशिकी, और एक होता है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में मतलब ये फिजिकल ऑप्टिक्स का भाग है जिसके दो पार्ट होते हैं, क्वांटम ऑप्टिक्स और एक होती है वेव ऑप्टिक्स। तो ये जो है ना इसका हमारा एक चैप्टर है जिसका नाम है किरण प्रकाशिकी। क्या नाम है? किरण प्रकाशिकी, जो है हमारे चैप्टर नंबर 11। आरबीएससी के हिसाब से कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 11 है। तो इसी के बारे में हम आज बेसिकली स्टडी करेंगे। तो देखो ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ा जाता है। तो ऑप्टिक्स के अंदर भाई जैसे मैं लिखूं कि ऑप्टिक्स, तो ऑप्टिक्स में प्रकाश के गुणों के बारे में पढ़ा जाता है। जैसे एक होता है प्रकाश का ऋजु रेखीय संचरण। क्या होता है प्रकाश का? ऋजु रेखीय संचरण मतलब रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। इसके बाद देखो भाई जो इसका दूसरा गुण है ना वो है प्रकाश का परावर्तन। क्या है? प्रकाश का प्रकाश का परावर्तन है, तो यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके बाद तीसरा गुण है अपवर्तन। कौन सा गुण है? अपवर्तन है। इसके बाद चौथा गुण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। तो भाई ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। इसके बाद देखो और भी प्रकाश के कुछ गुणों के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे एक हो जाता है प्रकाश का विक्षेपण। क्या हो जाता है? प्रकाश का विक्षेपण, जिसको वर्ण विक्षेपण कहा जाता है वास्तव में, ना। इसको परिक्षेपण भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परिक्षेपण भी बोला जाता है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं छठे के अंदर प्रकाश का परिकिरणन। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रकाश का परिकिरणन पढ़ेंगे। इसके बाद प्रकाश का गुण होता है प्रकाश का व्यतिकरण। क्या होता है? प्रकाश का व्यतिकरण होता है, व्यतिकरण। इसके बाद प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, और प्रकाश के विवर्तन के बाद होता है प्रकाश का दुर्वर्ण। क्या होता है? प्रकाश का दुर्वर्ण। इसी प्रकार जो इसका 10वां जो गुण है, जो प्रॉपर्टी होती है प्रकाश की, वो होती है प्रकाश का क्या? या प्रकाश का या सीधा ऐसे लिख सकते हैं रमन प्रभाव। क्या होता है? रमन प्रभाव। इसके बाद कुछ और होते हैं 11वां जीमान प्रभाव और स्टाक प्रभाव। ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों से संबंधित प्रॉपर्टी होती है। जीमान प्रभाव और एक होता है स्टाक प्रभाव। स्टाक प्रभाव ये चीज़ बताओ समझ आए कि नहीं? मतलब इन सभी के बारे में। और एक और होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव। एक हालांकि और हो सकता है अगर हम लिखना चाहें तो, और वो हो सकता है 14 नंबर कॉम्पटन प्रभाव। क्या होता है? कॉम्पटन प्रभाव। तो ये आपकी बेसिक जानकारी के लिए बस, ये हमारे सिलेबस का अलग हिस्सा नहीं है पूरा, लेकिन इससे क्या काफ़ी कुछ हमें समझ में आता है पूरा कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो प्रकाश का ऋजु रेखीय संचरण आपने पढ़ा था क्लास 7 के अंदर, यानी रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इसके अंतर्गत क्या होता है कि प्रकाश हमेशा दो बिंदुओं के बीच में सीधे पथ पर गमन करता है। जैसे मैं यहाँ पर एक दर्पण लगा दूँ और यहाँ से एक टॉर्च लगा दूँ, मैं एक इस प्रकार की टॉर्च, यहाँ से प्रकाश की लाइट आई वो ऐसे गई। तो सोचो इन दो बिंदुओं के बीच में प्रकाश कैसे चलता है हमेशा।
सीधी रेखा में चलता है। कौन सी रेखा में चलता है? सीधी रेखा में। मतलब स्ट्रेट लाइन के यानी ये हमेशा अलोंग यानी कहने वाले प्रोपेगेट करता है लाइट। मतलब हमेशा लाइट दो बिंदुओं के बीच में सीधी रेखा में चलती, इस प्रकार टेढ़ी मेढ़ी चलती नहीं है। इसे कहते हैं प्रकाश का ऋजुरेखीय संतरण। इसके बाद प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, ये जितने भी गुण है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारे प्रकीर्णन तक, यहाँ तक, ये सारे हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 11 के अंदर। किसमें पढ़ते हैं? चैप्टर नंबर 11 के अंदर। ये तीनों गुण हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 12 के अंदर, और ये गुण हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 13 के अंदर। इस सब को नहीं पढ़ते हैं, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, आरबीएससी का। कॉम्प्यूटर प्रभाव को भी नहीं पढ़ते, हालांकि इनके बारे में नॉर्मल जानकारी दे दी जाती है, लेकिन हमारे केवल यही है। क्या ये टॉपिक समझ में आए ना, क्या क्या पढ़ने वाले? अब हम जानते हैं प्रकाश का परावर्तन कौन करते हैं? दर्पण। कौन करते हैं? दर्पण। तो इसी के बीच एक टॉपिक आ जाता है दर्पण, जिसको अलग से पढ़ते हैं। उसके बाद एक आ जाता है अपवर्तन। तो अपवर्तन के अंदर आ जाता है लेंस। क्या आ जाता है? लेंस आ जाता है, प्रिज्म आ जाता है। इसके बाद कुछ प्रकाशिक यंत्र होते हैं जिनमें हमारा मानव नेत्र होता है, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी वगैरह, अपवर्तक दूरदर्शी, परावर्तक दूरदर्शी, है ना। इस प्रकार के कुछ खास टॉपिक होते हैं। क्या ये वाली चीज़ समझ आई? और इसी के साथ 11वां, मतलब 11वां चैप्टर पूरा यही है। 11, 12, 13 तीन चैप्टर। मतलब हमारी आरबीएससी की या एनसीईआरटी दोनों ही किताबों में एक तो किरण प्रकाशिकी, एक प्रकाश की प्रकृति जिसको कहा जाता है तरंग प्रकाशिकी, और एक कौन सी है? प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये तीनों के तीनों चैप्टर प्रकाश के गुणों से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं? प्रकाश के गुणों से। मतलब इसके अंदर हम केवल और केवल क्या चीज़ पढ़ते हैं? प्रकाश के गुणों का, मतलब प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं। तो लाइट जो है ना भाई, वो हमेशा से हजारों सालों से हमारे विद्वानों को या बुद्धिजीवी जो होते हैं उनको आकर्षित करते रही है। मतलब ये किस चीज़ से बनी है, ये वास्तव में क्या चीज़ है, इसको यानी ये किस प्रकार उत्पन्न होती है कि नहीं? या आसमान में इंद्रधनुष बनता है तो वो क्यों बनता है कि नहीं? हीरा क्यों चमकता है? इसके अलावा सूर्यास्त हो जाता है तो वास्तव में हम जानते हैं सूर्य अस्त नहीं होता है। सूर्य कभी भी अस्त नहीं होता है, क्योंकि सूर्य तो एक तारा है। सूर्य तो क्या एक प्रकार का तारा, एक प्रकार का तारा है जो पृथ्वी के चारों, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। और हम अगर पृथ्वी पे खड़े हैं तो पृथ्वी को रेस्ट पे अगर हम मान ले तो सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है सापेक्ष गति के अनुसार। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो सूर्य अस्त होना ही नहीं चाहिए, ना ही सूर्य की ब्राइटनेस कम या ज़्यादा होती। मतलब दोपहर के समय सूर्य जितना तेज़ी से जलता हुआ लगता है ना, हर समय 24 घंटे उसी तेज़ी से चलता है कि नहीं? और प्रकाश भी उसका उतना का उतना ही रहता है। प्रकाश भी उतना का उतना ही रहता है। फिर शाम का समय ऐसा क्यों होता है कि हमें लगता है कि सूर्य तो अस्त हो चुका है, बुझ चुका है, डूब चुका है और सुबह वापस उगेगा, जबकि ऐसा वास्तव में हुआ नहीं है। तो ये सारा कुछ प्रकाश के गुणों के अध्ययन के आधार पर एक्सप्लेन किया जाता है, सारा का सारा। कई प्रॉपर्टीज, मतलब ये फिजिक्स के हिसाब से तो बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है। दूसरी बात कंपटीशन, चाहे आरबीएससी ले, एनसीईआरटी ले, सीबीएसई ले, चाहे जेईई मेंस ले, चाहे नीट ले, चाहे ओलंपियाड्स ले, कोई भी चाहे यानी कोई भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है जिसमें फिजिक्स आती है, एनडीए वगैरह के अंदर, एयरफोर्स नेवी है ना, जिसके अंदर भी इसके बहुत सारे हर यानी लगभग जेईई में एक सवाल तो फिक्स होता है, इसका 100% आता है एक सवाल तो, है कि नहीं? और ये काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से हमारा सिलेबस काफ़ी ऑप्टिक्स का कम कर दिया गया है। तो उसके अंदर हमारे केवल कुछ ही चीज़ें बची है। जैसे एक तो बचा है लेंस। क्या बचा है? लेंस बचा है। एक हमारे क्या बचा है? ये टॉपिक हटा दिया, ये तो था ही नहीं पहले भी, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है एकदम। प्रकाश का परावर्तन हटा दिया, अपवर्तन प्रकाश का पूरा हटा दिया जो भी था, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हटा दिया, वर्ण विक्षेपण सिलेबस में प्रकीर्णन हटा दिया, है कि नहीं? और इसमें केवल ये बचा है लेंस और प्रिज्म, दो टॉपिक ये और ये की, है कि नहीं? और एक है सूक्ष्मदर्शी। तो आज हम बेसिकली 11वां चैप्टर ही पढ़ेंगे, उसके बारे में पूरा बताएंगे। और जब 11वां पूरा हो जाएगा चैप्टर, उसके बाद 12वां और उसके बाद 13वां, मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या चीज़ समझ आई? तो मतलब 11, 12, 13 चैप्टर बैक टू बैक केवल प्रकाश की स्टडी कराते हैं। हमें किसकी स्टडी कराते हैं? प्रकाश की स्टडी, है ना। ये एक बहुत लंबी कहानी रही है भाई, ये कई 500-600 साल तक चली है। न्यूटन के समय से भी पहले ये कहानी शुरू हो गई थी कि प्रकाश क्या होता है, किस चीज़ से मिलकर बना है ना। इस प्रकार की कई चीज़ें, तो वो हम धीरे धीरे इसके अंदर सीखेंगे। हालांकि अगर पूरा समय देके अगर हम इसको बिल्कुल जीरो से पढ़ना शुरू करें तो वाकई में पूरी फिजिक्स में इससे शानदार कोई रोमांचक शाखा नहीं है जिसको पढ़ने में इतना मज़ा आता है, क्योंकि ये कई घटनाओं को एक्सप्लेन करता है कि नहीं? क्योंकि वे उन चीज़ों को एक्सप्लेन करता है जिसके कारण सारी घटनाएं हमें दिखाई देती।
हमें होती हुई लगती है। प्रकाश की वजह से तो चीज़ों को देख पाते हैं, है कि नहीं? किसकी वजह से देख पाते हैं? प्रकाश की वजह से। तो पहले आपको प्रकाश की कुछ डेफिनेशन बता देते हैं काम की। जैसे प्रकाश, प्रकाश मतलब लाइट। क्या भाई? लाइट, LIGHT है ना, लाइट। अब देखो हम कहते हैं ना जैसे यार लाइट आ गई, लाइट चली गई, तो हम बात करते हैं वास्तव में उस समय करंट की। किसकी बात करते हैं? करंट की। मतलब करंट मतलब बिजली बहती है ना तारों के अंदर, उसको हम लाइट बोल देते हैं आम बोलचाल की भाषा में। या हमारे यहाँ नॉर्मली जैसा हम यानी हमारे गाँव वगैरह के अंदर देखते हैं कि यार क्या चलो यार लाइट आ गई, लाइट चली गई, जबकि ऐसा नहीं। लाइट किसको बोलते हैं वास्तव में? प्रकाश को। किसको बोलते हैं? प्रकाश को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? प्रकाश। तो प्रकाश की डेफिनेशन क्या है? क्या हो सकती है प्रकाश की परिभाषा? प्रकाश की परिभाषा क्या है? क्या कोई आप में से बता सकता है? क्या चीज़ है प्रकाश वास्तव में? तो भाई प्रकाश की वैसे तो डेफिनेशन अगर हम नॉर्मल हिसाब से देखें तो प्रकाश की डेफिनेशन ये होती है कि प्रकाश के कारण हमें चीज़ें दिखाई देती है। एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, या आधुनिक सिद्धांत के अनुसार देखें तो प्रकाश छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलकर छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, ऊर्जा के पैकेटों से, जिन्हें फोटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोटोन कहा जाता है। यानी प्रकाश का आधुनिक सिद्धांत वगैरह होते हैं। जबकि वास्तव में रियल डेफिनेशन प्रकाश की क्या होती है, जो सबसे काम की और गजब की, वो हमें समझ आती है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम से। किससे समझ आती है? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में सुना आपने? विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में 11th क्लास का हमारे टॉपिक था ये, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंदर वास्तव में क्या होता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे ऐसी तरंगे हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब अगर आप एक चीज़ गौर से देखो तो हमारे धरती से लेके हमारा वायुमंडल कितनी ऊंचाई तक होगा? करीबन 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर मैक्सिमम। 100 किलोमीटर के बाद में तो बहुत ही ज़्यादा थिन हो जाता है कि नहीं? बहुत ज़्यादा थिन हो जाता है ना। तो लगभग 100 किलोमीटर तक हमारा वायुमंडल होगा। उसके बाद में सूर्य तक पूरा का पूरा वैक्यूम है, एकदम अंतरिक्ष, डीप स्पेस है पूरा का पूरा। मतलब जहाँ कुछ भी नहीं है कि नहीं? मतलब जहाँ पर बिल्कुल भी हवा नहीं। हालांकि धूल वगैरह के इस प्रकार के कण तो बहुत सारे पाए जाते हैं, है कि नहीं? और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे यानी अंतरिक्षीय मलबा वगैरह होता है वो सारा। लेकिन वहाँ पर माध्यम नहीं, कोई भी माध्यम। मतलब ना तो पानी है, जैसे हम कहते हैं ना यहाँ पर जल माध्यम है कि नहीं? यहाँ माध्यम मिट्टी आ गया, यहाँ माध्यम धातु आ गया, यहाँ माध्यम हवा है। वैसे हमारे वायुमंडल खत्म होने से लेकर सूर्य तक पूरा का पूरा क्या वहाँ पर? निर्वात। क्या है? निर्वात। और हम जानते हैं कि प्रकाश उस निर्वात में से होकर हमारी पृथ्वी तक पहुँचता है। और सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 1.5 × 10⁻11 मीटर। मतलब इतनी करोड़ों किलोमीटर की दूरी तय करके सूर्य, प्रकाश जिसकी स्पीड इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर सर्वश्रेष्ठ है कि नहीं? मतलब हाईएस्ट वेलोसिटी है। इससे ज़्यादा कोई वेग होता ही नहीं है। इससे ज़्यादा वेग होता ही नहीं है। मतलब सबसे ज़्यादा तेज़ कौन चलता है? प्रकाश, वो भी निर्वात में। और वो उसकी मैक्सिमम स्पीड होती है, और वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर प्रकाश इस स्पीड से चलता है ना, तो भी उसको पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकंड का समय लगता है। कितने सेकंड का समय लगता है? 500 सेकंड का। अब 500 सेकंड में प्रकाश यहाँ तक पहुंचा, और बिना माध्यम के गति करते हुए निर्वात से होकर। किससे होकर? निर्वात से होकर। मतलब प्रकाश एक कैसी तरंग हो सकती? विद्युत चुंबकीय तरंग। कौन सी तरंग है? क्यों है विद्युत चुंबकीय तरंग? क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। हमने 11th में 3 प्रकार की तरंगें पढ़ी। एक तो हमने पढ़ा यांत्रिक तरंगे, एक हमने पढ़ी विद्युत चुंबकीय तरंगे, एक हमने पढ़ी ध्रुवीय तरंगे। ध्रुवीय तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में पढ़ाया जाता है 12वीं क्लास में, जबकि यांत्रिक तरंगों के बारे में कहाँ पढ़ाया जाता है? 11th क्लास के अंदर ही पढ़ाया जाता है पूरा का पूरा, है ना। यांत्रिक तरंगे वो है जैसा आपने उसके अंदर देखा होगा डोरी में, है कि नहीं? यानी डोरी में अनुप्रस्थ तरंग यानी कहने का मतलब आगे यानी संतरित होती है, और पानी की सतह पर उत्पन्न तरंगे, है कि नहीं? ये इस प्रकार की चीज़ें, जैसे पानी की बाल्टी में परगामी तरंग बन जाती थी, बांसुरी के अंदर यानी इस प्रकार तरंगे बनती है। ये सारी यांत्रिक तरंगे, ध्वनि तरंगे, इसमें एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल इसका, है कि नहीं? ये सारी यांत्रिक तरंगे होती है। क्या होती है? यांत्रिक तरंगे होती है भाई। अब ये जो यांत्रिक तरंगे हैं ना, इनके बारे में 11वीं में पढ़ लेते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों वगैरह के बारे में 12वीं में पढ़ते हैं पूरा। हालांकि इसका एक अलग से चैप्टर भी है, चैप्टर नंबर 17,
तो हम आज इसी के बारे में बात करेंगे। तो प्रकाश वास्तव में एक विद्युत चुंबकीय जो स्पेक्ट्रम होता है उसका भाग है, जिसकी तरंग दैर्ध्य होती है 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर होती है। पाछो चला दियो। अब देखो भाई, ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें नॉर्मली 7 प्रकार की होती है। एक और प्रकार भी इसका बताया जाता है जिसका कुछ मतलब नहीं है। एक तो देखो होती है रेडियो वेव। कौन सी होती है? रेडियो वेव। और एक होती है आपकी माइक्रोवेव। कौन सी होती है? माइक्रोवेव होती है। एक इसके बाद में होती है आपके इंफ्रारेड। कौन सी होती है? इंफ्रारेड। इसके बाद में एक होती है विजिबल रेजियन। विजिबल रेजियन मतलब ये हमारा दृश्य प्रकाश होता है। कौन सा प्रकाश होता है? दृश्य प्रकाश। इसके बाद में यूवी, इसके बाद में एक्स रेज, और इसके बाद में होती है गामा रेज। कौन सी होती है? गामा रेज। अब देखो कितनी 7 हो गई क्या? 1 2 3 4 5 6 और ये 7। एक और होती है कॉस्मिक रेज, लेकिन वो ज़्यादा हमारे काम का नहीं है, 11वीं 12वीं में कहीं नहीं आता है। अब देखो, अगर भाई आप एक चीज़ ध्यान से देखो तो रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड और विजिबल। विजिबल रेजियन का मतलब होता है दृश्य प्रकाश। क्या होता है? दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश होता है। अगर इसमें आप एक चीज ध्यान से देखो, इंफ्रारेड का मतलब होता है अवरक्त तरंगे, इसका मतलब होता है सूक्ष्म तरंगे, और इसका मतलब होता है रेडियो तरंगे। नाम ही रेडियो तरंगे है इसका। यह है दृश्य प्रकाश, और यह होता है हमारा पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज, और ये होता है एक्स रेज, और ये होती है गामा रेज। अब इनमें खास रिलेशन होता है। अगर हम इस तरफ से इस तरफ बढ़ते हैं ना आगे, तो हमेशा इसकी तरंग दैर्ध्य घटती जाती है। तरंग दैर्ध्य घटती जाती है और आवृत्ति बढ़ती जाती है। एक आपने तरंग वेग समीकरण पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर, v बराबर n लैम्बडा पढ़ा होगा ऐसा कुछ, v बराबर f लैम्बडा, क्योंकि आवृत्ति को n f न्यू तीनों से बता सकते हैं ना, तो v बराबर f लैम्बडा पढ़ा होगा आपने। तो अगर v कांस्टेंट हो, मान लो प्रकाश के वेग के बराबर हो जाए, तो f इज प्रोपोर्शनल 1/लैम्बडा हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती। मतलब जिसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगी ना, उसकी आवृत्ति क्या होगी? कम होगी। मतलब रेडियो तरंगों से गामा रेज की तरफ जाने पर, रेडियो तरंगों से गामा रेज की तरफ जाने पर तरंग दैर्ध्य तो घटती जाती है, आवृत्ति बढ़ती जाती है। इसको आप ऐसे याद रखो कि जिन तरंगों की आवृत्ति ज़्यादा होती है ना, उनमें ज़्यादा एनर्जी होती है। आपको बताओ तो गामा रेज होती है बहुत ज़्यादा एनर्जीवान होती है रेडियो तरंगों की तुलना में, है कि नहीं? ये जो गामा रेज होती है ना, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है इनके अंदर। एक्स रेज में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, इनकी भेदन क्षमता, पेनिट्रेशन पावर शानदार होती है। ये हमारे इस प्रकार हमारा जो फ्लैश होता है ना, मास, इस मास को भेद कर आर पार जाके हड्डियों की फोटो ले लेती है, लेकिन इसलिए एक्सरे खींचने में इसका उपयोग किया जाता है। हालांकि भेदन क्षमता गामा रेज की एक्स किरणों से ज़्यादा होती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है इनकी। तो आप ऐसे याद रखोगे कि जिन तरंगों की एनर्जी ज़्यादा है ना, उनकी आवृत्ति ज़्यादा है, और जिनकी आवृत्ति ज़्यादा उनकी तरंग दैर्ध्य क्या है? कम है। तो हमारा जो प्रकाश है ना, उसकी तरंग दैर्ध्य यहाँ आती है इसके अंदर 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर। मतलब ये 750 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर, क्योंकि इधर जाने पर तरंग दैर्ध्य कम हो रही है ना, है कि नहीं? तो इस प्रकार यानी 750 बड़ा होगा कि 400 नैनोमीटर। देखो देखिए एक बार, 750 नैनोमीटर बड़ा होगा कि 400 नैनोमीटर? 400 बड़ा होगा कि 750? देखो देखिए ढंग से सोचो, 400 थोड़ी होगा बड़ा, क्योंकि अगर हम गौर से देखें ना, तो ये 750 है गुणा 10 की घात -9 है, और ये है 400 गुणा 10 की घात -9। तो पॉइंट तो दोनों में बराबर ही लगेंगे, है कि नहीं? तो ये तो 0.75 कुछ ऐसा आएगा अगर हम देखें तो, और ये आएगा 0.00 इस प्रकार 4 के रूप में, और ये 0.0075 के रूप में आएगा। तो इसमें बड़ा कौन होगा? 750 नैनोमीटर होगा ना? कौन होगा? 750। अब इसको ऐसे लिखा जाता है, यानी किस प्रकार कि अगर आप एक चीज ध्यान से देखो तो इसमें तरंग दैर्ध्य, जैसे हमारा जो प्रकाश होता है ना, सूर्य का प्रकाश, उसका कलर क्या है मुझे बताओ? सूर्य का प्रकाश येलो नहीं, व्हाइट कलर है, सफेद कलर का होता है सूर्य का प्रकाश। और इसमें 7 प्रकार के कलर पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 7 प्रकार। ये सबसे पहली बार न्यूटन ने ऑब्जर्व किया था इस चीज़ को प्रिज्म से, मतलब ऐसा करके देखा था। हालांकि लोग हजारों सालों से देखते आ रहे थे, इंद्रधनुष बनता है आसमान में, है कि नहीं, जिसमें 7 रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में उतने रंग होते हैं जितने सूर्य के प्रकाश में होते हैं, मतलब 7 रंग होते हैं। कितने होते हैं? 7 रंग। और इनको ऐसे याद रखा जाता है विबग्योर। ये देखो देखिए मैंने इक्वेशन सही लिखी है क्या से, विबग्योर। ये मैंने इसको तरंग दैर्ध्य के हिसाब से
यानी कहने मतलब यानी उसके क्रम में लिखा तरंग दैर्ध्य के क्रम में। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती है? सबसे ज़्यादा। और इस तरफ जाने पर तरंग दैर्ध्य बढ़ती है। देखो तरंग दैर्ध्य घट रही है, मतलब ज़्यादा तरंग दैर्ध्य वाले को पहले लिखना है यार, और कम तरंग दैर्ध्य वाले को बाद में लिखना है। तो मतलब यहाँ से प्रकाश की एक डेफिनेशन निकल के आती है, जिसको आप लिख लो, नोट कर लो कॉपी में, कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो वस्तुओं को हमारे लिए दृश्यमान बनाता है, जो वस्तुओं को हमारे लिए दृश्यमान बनाता है। या इसकी मेन परिभाषा ये हो जाएगी, ये लिखने के बाद मेन परिभाषा लिख लो कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का वह भाग है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का वह भाग है जिसकी तरंग दैर्ध्य 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के मध्य होती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का वह भाग है जिसकी तरंग दैर्ध्य 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के मध्य होती है। अब यहाँ पर क्या भाई, कई बार 380 नैनोमीटर दिया हुआ आ सकता है या 700 आ सकता है। तो ये लगभग यानी ये इसके अंदर रेंज फिक्स नहीं होती, मतलब ये लगभग अप्रोक्सीमेट ज़्यादातर NCERT वगैरह बताते हैं ना, उसी हिसाब से ही। अब देखो इसके बाद ये हो गई भाई हमारे प्रकाश की परिभाषा। अब ना तो हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे ना ही अपवर्तन पढ़ेंगे, मतलब चैप्टर को बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया, वरना काफ़ी बड़ा और बहुत ही गजब का चैप्टर है ये। तो हम जितना अब की बार हमारे सिलेबस में उसी हिसाब से हम इस चीज़ को पढ़ेंगे, है ना। तो देखो इसके अंदर क्या हो जाएगा, सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है, जैसे इसके अंदर एक प्रकाशिक तंतु था तो वो आपको चैप्टर के लास्ट में पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले पढ़ाएंगे लेंस। क्या पढ़ाएंगे भाई? लेंस पढ़ाएंगे। तो अब देखो ये लेंस क्या चीज़ है, तो पहले इसके बारे में लिखो कि लेंस, ऐसे लिखो लेंस दो पारदर्शी सतहों से घिरा हुआ एक ऐसा समांगी माध्यम है जिसकी कम से कम एक सतह वक्रीय होती है। ऐसे लिखो लेंस, देखो लेंस दो पारदर्शी सतहों से घिरा हुआ एक ऐसा समांगी माध्यम है जिसकी कम से कम एक सतह वक्रीय होती है। कैसी होती है भाई? वक्रीय होती है, जिसकी कम से कम एक सतह वक्रीय होती है, मतलब कम से कम एक सतह उसकी वक्रीय होनी चाहिए। उसी को क्या कहते हैं हम? लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? लेंस कहते हैं। अब देखो लेंस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं लेंस? दो प्रकार के होते हैं। मतलब अब जो चीज़ें हम लिखेंगे सारी कॉपी में नोट करनी है ना, और ये हमारे सिलेबस के हिसाब से भी है सारा। तो लेंस होता है, एक तो होता है अभिसारी लेंस। कौन सा लेंस होता है? अभिसारी लेंस होता है भाई। कौन सा लेंस होता है? अभिसारी लेंस। एक होता है अपसारी लेंस। कौन सा लेंस होता है? अपसारी लेंस। अपसारी लेंस होता है। इसको हम कहते हैं वास्तव में उत्तल लेंस। कौन सा लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस। और इसको कहा जाता है अवतल लेंस। क्या कहा जाता है? अवतल लेंस। लेकिन इनके नाम अभिसारी अपसारी के हिसाब से आप याद रखोगे, कन्फ्यूजन नहीं होगा इससे, है ना। अब देखो, अब एक चीज, अभिसारी लेंस और ये हुआ उत्तल लेंस, ये हुआ अपसारी लेंस और अवतल लेंस, है ना। अब यहाँ पर इसकी एक डेफिनेशन लेंस की तो क्या हुई थी कि लेंस दो पारदर्शी सतहों से घिरा हुआ एक ऐसा समांगी माध्यम है जिसकी कम से कम एक सतह क्या हो? वक्रीय हो। कैसी हो? वक्रीय का मतलब जो मुड़ी हुई हो इस प्रकार, है ना। ये देखो जैसे ये हो गई, मान लो ये भी एक प्रकार का लेंस होता है। दो भी हो सकती है, मतलब दोनों ही वक्रीय हो सकती है, लेकिन दोनों समतल होनी नहीं चाहिए, वरना वो कांच की पट्टी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? कांच की पट्टी बन जाएगी, है कि नहीं। तो देखो इसके अंदर अगर हम इससे आगे चले भाई, तो अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस में क्या फर्क है? तो सबसे पहले हेडिंग लगा लो अभिसारी लेंस, कोष्ठक में लिख लेना उत्तल लेंस। अभिसारी लेंस कोष्ठक में लिख देना उत्तल लेंस। इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं या कहते हैं इसको कॉन्वेक्स लेंस। अब इसकी डेफिनेशन लिखो, आज में लिखो अभिसारी लेंस की डेफिनेशन लिखो। आज में लिखो ऐसा लेंस जो बीच में से मोटा व किनारों से पतला होता है उत्तल लेंस कहलाता है। वह लेंस जो किनारों से पतला व बीच में से मोटा होता है उत्तल लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? उत्तल लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तल लेंस कहलाता है। वह लेंस जो किनारों से पतला व बीच में से मोटा होता है क्या कहलाता है? उत्तल लेंस कहलाता है। किनारों से पतला व बीच में से मोटा होता है उत्तल लेंस कहलाता है। अब इसके नीचे एरो लगा के लिख लो। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं,
क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को, लिखो क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर फोकसित करता है, क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर फोकसित करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस भी क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अब इसका ये डायग्राम बना लेना, यही क्या है? उत्तल लेंस। क्या है भाई? हालांकि इसके 2-3 प्रकार भी होते हैं, जो इस बारे में समय की कमी की वजह से सारा कुछ नहीं पढ़ाएंगे ना। तो उत्तल लेंस, ये क्या है? उत्तल लेंस। अब भाई जो उत्तल लेंस होता है, इसकी फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। कैसी होती है फोकस दूरी? तो इसको अपने हिसाब से एरो लगा के लिख लेना कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है? धनात्मक। कैसी होती है? धनात्मक होती है, ये लिख लेना। हाँ भाई, तो देखो उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? पॉजिटिव होती है, यानी धनात्मक होती है। अब देखो इसको उतार लो, वीडियो को पॉज करके उतार लेना। अब देखो इसके बाद में भाई लिखो अवतल लेंस। क्या लिखो? अवतल लेंस लिखो। तो देखो अवतल लेंस के अंदर क्या होता है? अवतल लेंस, इसको भाई कहते हैं अपसारी लेंस। कौन सा लेंस कहते हैं? अपसारी लेंस कहा जाता है इसको, अपसारी लेंस। तो देखो अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस, है ना। अपसारी लेंस भी इसको कहा जाता है। अब इसके अंदर देखो इसकी परिभाषा लिखो वह लेंस जो किनारों से मोटा वे बीच में से पतला होता है। वह लेंस जो किनारों से मोटा वे बीच में से पतला होता है, अवतल लेंस कहलाता है। वह लेंस जो किनारों से मोटा वे बीच में से पतला होता है, अवतल लेंस कहलाता है। कौन सा लेंस कहलाता है भाई? अवतल लेंस कहलाता है। एरो लगा के लिख लो। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को फैला देता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को फैला देता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को फैला देता है। क्या करता है भाई? ये प्रकाश की किरणों को फैला देता है। बस अब इसका देखो, ये डायग्राम बना लो, और डायग्राम बनाने के बाद देखो ये जैसे डायग्राम हो गया इसका, है ना। तो ये देखो, ये किनारों से मोटा होता है, बीच में से कैसा होता है भाई? पतला होता है। बीच में से कैसा होता है? पतला होता है। अवतल लेंस। कौन सा लेंस है ये? अब अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है ना भाई, वो होती है हमेशा ऋणात्मक। कैसी होती है? ये आगे कार्तीय चिन्ह परिपाटी पढ़ाऊंगा मैं, और इसके कुछ न्यूमेरिकल वगैरह करूंगा, उसके साथ ये बता दूंगा ये और चीज़, है ना, क्या होती है। अभी के लिए फिलहाल इसको इस प्रकार लिख लो अपने हिसाब से। अब इसके बाद देखो हमारे ये हो गया लेंस। क्या हो गया भाई? लेंस के प्रकार हो गए। अब देखो एक चीज़ होती है कि लेंस से यानी कुछ संबंधित परिभाषाएं लेंस से संबंधित, जिसमें देखो एक चीज़ तो क्या आती है? एक चीज़ आती है जैसे मुख्य अक्ष। क्या आती है? मुख्य अक्ष। हालांकि ये परिभाषाएं आपको ना तो लिखनी है, ना ही एग्जामिनर पूछता है, ये बस बेसिक है, केवल जो समझ में आना चाहिए। एक होता है प्रकाशीय केंद्र। क्या होता है भाई? प्रकाशीय केंद्र होता है। एक होता है वक्रता त्रिज्या। क्या होती है? वक्रता त्रिज्या। एक होती है फोकस दूरी। क्या होती है? फोकस दूरी। एक होता है वक्रता केंद्र। क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है। और एक होती है आपके वक्रता केंद्र आगे फोकस बिंदु। देखो क्या होता है? एक फोकस बिंदु होता है। क्या होता है? फोकस बिंदु। एक द्वारक होता है। क्या होता है? द्वारक। ये इस प्रकार की कुछ बेसिक परिभाषाएं, जिनमें से जो हमारी अभी इस साल के सिलेबस के हिसाब से काम किए वो मोटे तौर पे बता देता हूँ। तो देखो होता है क्या, जैसे ये कोई लेंस है, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। इस उत्तल लेंस को अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें एक ऐसा बिंदु होता है, बिल्कुल लगभग बीच में होता है कई बार, है ना, ज़्यादातर केसों में। वो एक ऐसा बीच में ऐसा एक बिंदु होता है जहाँ से गुजरने वाला प्रकाश बिना विचलित हुए सीधे निकल जाता है। बिना विचलित हुए सीधे निकल जाता है। हम अभी पढ़ रहे हैं अपवर्तन। क्या पढ़ रहे हैं? अपवर्तन। हालांकि ये टॉपिक आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन लेंस जो है ना वो प्रकाश का अपवर्तन करते हैं भाई। क्या करते हैं? प्रकाश का अपवर्तन करते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। कैसे करते हैं अपवर्तन? अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखो, इसको एक बार थोड़ा अलग से बता देते हैं। देखो तो जैसे ये मान लो ऊपर तो है वायु, क्या है, और नीचे है जल, और कोई प्रकाश की किरण ऐसे आई और उसको ऐसे जाना है। क्या वो ऐसे जाना चाहती है ना? अगर पानी नहीं होता तो ऐसे निकलती ना,
नीचे जल है, ऊपर वायु है। तो यहाँ पर हम एक बिल्कुल एकदम इस सतह के लंबवत एक रेखा खींचते हैं, जिसको कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अभिलंब। और ये वाला कोण होता है आई। क्या होता है? कोण आई। और ये वाला कोण होता है आर। क्या होता है? कोण आर। ये वाला थोड़ी होगा आर, ये वाला कोण आर नहीं होता है इसके अंदर। अपवर्तन कोण मतलब प्रकाश की किरण की तो मूल दिशा है, तो प्रकाश की किरण इधर नहीं जाएगी, ये किस तरफ जाएगी? अगर हम ध्यान से देखें इस चीज को, एक मिनट, थोड़ा सा इसको ऐसे बना देते हैं, ऐसे कर दो, इसको थोड़ा स्पष्ट बनेगा। मतलब ये वाला कोण आर नहीं होगा। प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, किस में जाती है? विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है भाई। अभिलंब की ओर क्या करती है? क्यों झुकती है अभिलंब की ओर? अभिलंब की ओर क्यों झुकती है? अभिलंब की ओर वो इसलिए झुकती है क्योंकि जब प्रकाश विरल माध्यम से यानी वायु से पानी में जाता है ना, तब उसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है, मतलब वो धीरे चलता है। क्या करता है? प्रकाश धीरे चलता है। वास्तव में देखो होता क्या है, वेग, इसका फॉर्मूला होता है c बराबर एफ लैम्बडा। क्या होता है? c बराबर, ये तो निर्वात में प्रकाश का वेग। अगर प्रकाश के वेग को v से हम बताएं तो प्रकाश की जो आवृत्ति है ना, वो हमेशा फिक्स रहती है। क्या रहती है? प्रकाश की आवृत्ति फिक्स। ये स्रोत पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? स्रोत पर। मतलब जब तक स्रोत चेंज नहीं होगा ना, तब तक प्रकाश की आवृत्ति चेंज नहीं होगी। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है, तो स्रोत तो वही है जहाँ से प्रकाश आ रहा है, तो क्या चेंज होना चाहिए फिर यहाँ से? अगर ये कांस्टेंट है तो v, तो लैम्बडा को चेंज होने के लिए v को चेंज होना पड़ेगा। मतलब v बढ़ेगा तो लैम्बडा बढ़ेगा, अगर v घटेगा तो लैम्बडा घटेगा। मतलब इसके समानुपाती होता है। मतलब वास्तव में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य चेंज हो जाती है। क्या चेंज हो जाती है? प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। और प्रकाश का वेग भी क्या हो जाता है? चेंज। प्रकाश का वेग भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो प्रकाश का वेग जब चेंज होता है तो प्रकाश हमेशा शॉर्ट पाथ चूज करता है, मतलब किसी स्थान पर पहुंचने के लिए छोटा रास्ता अपनाता है। क्या अपनाता है? जैसे मैं कोई इस कमरे के अंदर एक मोटरसाइकिल को वर्ताकार पथ पे आपको घुमाना है, तो मोटरसाइकिल की स्पीड कितनी होगी? अंदाजन लगभग 10, 15, 20 मैक्सिमम होगी, या 100 की स्पीड से चलाओगे तो वो वर्ताकार पथ पे चक्कर नहीं लगा पाएगा ना, है कि नहीं? वो वर्ताकार पथ पे चक्कर नहीं लगा पाएगा। वो 10, 15 या 20 की स्पीड में चलाएगा, तब वो वर्ताकार पथ पे घूमेगी। अगर मैं कहूँ 100 की स्पीड में उसको चलाओ तो उसको बड़े पथ की आवश्यकता होगी वर्ताकार पथ एक पूर्ण करने के लिए। होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल यही बात यहाँ पर थोड़ी बहुत है ना, इससे समझ सकते हैं इसे, कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका वेग बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति उसकी बदलती नहीं है। और जब वेग बदलता है तो प्रकाश हमेशा, अगर उसकी स्पीड बड़ी है तब तो वो लंबा पथ चूज करता है, और अगर उसकी स्पीड घटी है तब वो छोटा पथ चूज करता है। क्या चीज़ समझ आई ना? तो जब वो छोटा पथ चूज करेगा ना इस प्रकार, तो अभिलंब की तरफ झुक जाता है। और ये अभिलंब के साथ बनाए गए कोण को इस समय क्या कहा जाता है? कोण आर। क्या कहा जाता है? कोण आर। इसको कहा जाता है कोण आई। इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना? इसको कोण आर कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? कोण आर। और ये होता है कोण आई। क्या होता है? कोण आई होता है। अब इसके बाद में देखो आगे, तो ये होता है प्रकाश का अपवर्तन। क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन। अगर ऐसा हो कि ऊपर तो माध्यम हो जल और नीचे वायु, यानी नीचे माध्यम हो कांच, क्या हो? और फिर प्रकाश की किरण ऐसे आए, तो देखो ये अभिलंब हुआ, तो प्रकाश की किरण को इधर जाना चाहिए, लेकिन इधर नहीं जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। क्यों? नीचे जल ले लो, ऊपर कांच, अभिलंब से दूर हट जाएगी। अभिलंब से क्या करेगी? क्योंकि ऊपर तो सघन माध्यम है, नीचे तो जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाएगा तो उसकी स्पीड बढ़ेगी घटेगी? प्रकाश जब सघन से विरल में जाएगा तो स्पीड बढ़ेगी ना, तो वो लंबा पथ चूज करेगा, मतलब वो अभिलंब से दूर हट जाएगी। प्रकाश की किरण अभिलंब से, उस समय ये कोण आई होगा और ये कोण आर होगा। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया, और भी कई सारी जानकारी है इसमें, है कि नहीं? लेकिन ये लेंस में हमारे काफ़ी काम में आता है। क्या चीज़ समझ आई नहीं? अब एक चीज़ सोचो, क्या पानी हमेशा सघन होता है? पानी सघन माध्यम है कि विरल? पानी ये ज़रूरी नहीं भैया, ये हमेशा देखा जाता है रिलेटिवली, है कि नहीं? जैसे किसी के सापेक्ष देखा जाता है। जैसे मैं कहूँ पानी है, पानी, और अगर मैं हवा की बात करूँ तब हवा तो कैसी होगी? विरल। और पानी कैसा होगा? सघन। लेकिन अगर मैं पानी और कांच की बात करूँ तो पानी तो कैसा होगा? विरल। और कांच कैसा होगा? सघन। मतलब पानी सघन और विरल दोनों हो सकता है,
ये कैसे हो रहा है भाई? मतलब अगर कोई माध्यम, मतलब कोई विरल है या सघन है, ये देखा जाता है कि हम किस माध्यम से इसकी तुलना कर रहे हैं। तुलनात्मक रूप में देखा जाता है। किस रूप में देखा जाता है? तुलनात्मक रूप में। क्या ये वाली चीज़ समझ आई ना? अब देखो इसके बाद में, अब जैसे देखो लेंस था हमारा, अब इस लेंस के अंदर अगर मैं किसी प्रकाश की किरण को डालता हूँ ना, तो वो प्रकाश की किरण देखो ढंग से, देखो इस प्रकार, इसको, ये तो हो गई मुख्य अक्ष। क्या हो गई? मुख्य अक्ष। अगर मैं प्रकाश किरण को किसी को इस प्रकार इसमें डालता हूँ ना, तो ये प्रकाश की किरण बाहर तो विरल माध्यम है, अंदर सघन है, क्योंकि लेंस कांच का बना होता है और बाहर वायु है, मतलब विरल माध्यम है। तो जब ये प्रकाश किरण इस लेंस में से होकर गुजरती है तो उसको इधर जाना चाहिए था ना, लेकिन वो इधर नहीं जाती है। किस तरफ जाती है वो इस तरफ ऐसे हो जाती है, ऐसे निकल जाती है। मतलब देखो अपने पथ से भटक गई ना, अपने पथ से भटक गई। ये हालांकि इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से हम पढ़ेंगे लेंस मेकर सूत्र के अंदर, है ना। मतलब ये देखो प्रकाश की किरणों को एक जगह पे फोकसित कर रहा है। पहली बात तो ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस की खास बात क्या होती है? प्रकाश किरणों को फैला देता है या इकट्ठा करता है? प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है ना, मतलब एक बिंदु पर फोकसित करता है। तो देखो इसने एक बिंदु पर इस प्रकाश किरणों को फोकसित कर दी, है कि नहीं। अब यहाँ पर एक काम की चीज़ और है, वो क्या है कि प्रकाश की किरणों को इधर जाना चाहिए था, इसको इधर जाना चाहिए, इस वाली किरण को इधर जाना, लेकिन गई किधर? एक तो ऐसे निकली, एक यूं निकली। क्या कुछ ऐसा ही हुआ? मतलब अपने मार्ग से भटक गई। मतलब लेंस प्रकाश का अपवर्तन करते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। लेंस क्या करते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। और लेंस में प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है? क्योंकि लेंस तो कैसा माध्यम है? सघन। और कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है, यानी लेंस कांच का बना होता है ना, वो वाला। और बाहर लेंस हवा में रखा है, तो मतलब बाहर कौन सा माध्यम है? विरल। कौन सा माध्यम है? विरल। तो जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से भटक जाती है, अविलंब की ओर झुक जाती है। अविलंब की ओर झुक जाती है। मतलब लेंस प्रकाश का क्या करते हैं? अपवर्तन। क्या करते हैं? अपवर्तन करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखो भाई ढंग से, अगर आप ध्यान से देखो तो ये जैसे लेंस है कोई, इस लेंस में एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपने पथ से भटकती नहीं। मतलब जैसे वो बिंदु मान लो यहाँ है, प्रकाशी केंद्र बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? अब प्रकाशी केंद्र से गुजरने वाली किरण के साथ आपको पता है क्या होता है? प्रकाशी केंद्र। अगर कोई प्रकाश की किरण ऐसे आई ना तो वैसे निकल जाएगी। अगर कोई प्रकाश की किरण ऐसे आई ना तो वैसे निकल जाएगी। अगर ऐसे आए तो वैसे निकल जाएगी। मतलब बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। इस बिंदु को क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। अब प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली रेखा को कहा जाता है मुख्य अक्ष। क्या कहा जाता है भाई? मुख्य अक्ष कहा जाता है। जैसे मान लो ये आपका लेंस और ये हुआ इसका मुख्य अक्ष। क्या हुई? मुख्य अक्ष हुई। अब इसमें एक हुई, इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं भाई? मुख्य अक्ष कहते हैं इसको, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं इसको, है ना। अब देखो एक चीज, यहाँ पर ये जो लेंस है ना, इस लेंस की दो सतह हैं, एक तो ये है, एक ये है। क्या इस सतह को किसी गोले का कटा हुआ भाग माना जा सकता है? कांच के गोले का। देखो देखिए ढंग से। और इस वाली सतह को भी किसी गोले का कटा हुआ भाग माना जा सकता है क्या? देखो देखिए इसको ढंग से देखो। कैसा, क्या इस प्रकार मान सकते हैं? जैसे मैं कोई गोला लूँ ऐसा, और उस गोले के मैं 3 हिस्से कर दूँ, एक यहाँ से काट दूँ, यहाँ से, खोखला गोला मान लो कांच का, या यहाँ तक भरवा है, चलो मान लो भरवा है, फिर इन दोनों इन सिरों को यहाँ से काट के चिपका दूँ दोनों, तो क्या कुछ ऐसा ही लेंस बनेगा? मतलब इस लेंस को या इस लेंस की दोनों सतह को किसी गोले के कटे हुए भाग माना जा सकता है। तो अगर हम ऐसा माने तो क्या इस गोले का केंद्र भी होगा? तो इस गोले का केंद्र तो क्या हो जाएगा? तो इसमें देखो भाई, इस गोले का केंद्र तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर C होगा, और इसका भी क्या होगा? C। अब यहाँ पर 2 केंद्र होते हैं इसके। अगर हम दर्पण पढ़ते हैं ना, तो दर्पण में हम ये चीज़ देखते हैं कि इसमें एक ही वक्रता केंद्र होता है इसका, लेकिन इसमें कितने वक्रता केंद्र होते हैं इसके? 2 होते हैं, एक C1 C2 होता है। अब C1 कौन सा होगा, C2 कौन सा होगा? तो प्रकाश की किरण जिस सतह के ऊपर आपतित होती है ना, उसको तो प्रथम सतह माना जाता है। क्या माना जाता है? और जिस पर आपतित नहीं होती है ना, उसको द्वितीय सतह माना जाता है। क्या माना जाता है? द्वितीय सतह माना जाता है ना। तो जैसे प्रकाश की किरण इस पहली सतह पे आपतित हुई, तो जैसे प्रकाश इसके ऊपर टकराएगा, मतलब इस सतह पे टकरा रहा है, तो इसको तो मानेंगे पहली सतह, इसको मानेंगे सेकंड सतह। तो देखो पहली सतह का इसका कौन सा वक्र, यानी ये गोला है देखो, तो इस गोले का केंद्र होगा ये C, तो इसको कहेंगे C1, और ये हो जाएगा कौन सा? C2। कौन सा हो जाएगा?
अब अगर मैं इस प्रकाश किरण को ऐसे लेंस के अंदर भेजता तो ये लेंस के अंदर से कैसे निकलती, इस प्रकार निकलती है जाकर। तो इस बिंदु को हम कहते हैं फोकस बिंदु, और जिस तरफ F1 होता है उस तरफ ही C1 होता है, उस तरफ ही F1 होता है। प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष को इस बिंदु पर काट रही, तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन होती है फोकस बिंदु की, क्या कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से गुजरती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस बिंदु। क्या कहा जाता है? तो इसके फोकस बिंदु दो होते हैं। कितने होते हैं? एक इधर होता है, एक इधर होता है, बिल्कुल सेम दूरी पर होता है कि नहीं, F2। इसको बोलते हैं प्रथम फोकस या मुख्य फोकस। प्रथम फोकस या मुख्य फोकस बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? द्वितीय फोकस। क्या बोलते हैं? द्वितीय फोकस बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर ये वाली जो दूरी है ना, ये हुआ प्रकाशीय केंद्र, उसको P नाम दे देते हैं। तो ये वाली दूरी तो हुई R1, और ये वाली दूरी कितनी हुई भाई? R2। कितनी हुई? R2 दूरी हुई है। अरे कितनी हुई भाई? R2 दूरी हुई। अब ये दूरी हुई R2, तो यहाँ पर ये R2 दूरी हुई, ये R1 दूरी हुई। अब देखो भाई, तो ये हो गया R1 R2 और ये हो गई। अब देखो यहाँ पर ये होती है फोकस दूरी। इसकी क्या होती है? फोकस दूरी। फोकस दूरी इधर और इधर दोनों तरफ ही बराबर होती है भाई, क्योंकि अगर प्रकाश इधर से आपतित करेंगे ना तो प्रकाश यहाँ से ऐसे निकलेगा, है ना। अब एक चीज़ और होती है इसके अलावा, एक कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था। R बराबर होता है 2m। क्या होता है? R बराबर 2m। मतलब जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस की 2 गुणी होती है। कितनी होती है फोकस दूरी की? 2 गुणी होती है। अब इसके बाद में देखो, इसके बाद में हो जाएगा हमारे कुछ ये बेसिक, सारी बेसिक प्रश्नावली, यानी कहना मतलब सारी बेसिक परिभाषाएं थी सारी की सारी। अब देखो इसके बाद अगर हम बात करें तो अब हम पढ़ेंगे लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के नियम। क्या पढ़ेंगे? लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के नियम। उन नियमों में क्या है भाई, कि जैसे मैं पहला नियम जैसे क्या होता है कि ये जो मैंने बताया था वो वीडियो को यानी पीछे थोड़ा सा यानी रिवर्स करके कॉपी में उतार लेना, और इसमें लिखने लायक कुछ भी नहीं है, चूजे नहीं हो, चूजों को पढ़ाया जाता है वो सारा कुछ, है ना। तो देखो इसके अंदर पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, पहला होता है कि यानी कम इसके 3 नियम पढ़ेंगे हम। कितने नियम पढ़ेंगे? 3 नियम पढ़ेंगे, 1, 2 और 3। उससे पहले एक बार उस नियम को पढ़ने से पहले अवतल लेंस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो ये आपका लेंस कौन सा है? अवतल लेंस है। अवतल लेंस बीच में से पतला और किनारों से मोटा होता है। ये इसकी मुख्य अक्ष है, ये इसका प्रकाशिक केंद्र है। क्या है भाई? प्रकाशिक केंद्र है। अब यहाँ से कोई प्रकाश की किरण गई तो वो ऐसे निकलती है इसमें, मतलब ये देखो प्रकाश की किरणों को फैला रहा है, मतलब ये प्रकाश किरणों को फैला देता है इस प्रकार। और यहाँ पर जहाँ पर ये मिलती हुई प्रतीत होती है पीछे की तरफ, उसको कहते हैं फोकस बिंदु। क्या कहते हैं? फोकस बिंदु। मतलब यहाँ कोई आदमी खड़ा होता है तो उसको क्या लगता है ये प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है? अगर यहाँ पे कोई आदमी खड़ा होता तो उसको लगता है ये इस F बिंदु से आ रही है। कहाँ से आ रही है? F बिंदु से। इसलिए इस F की परिभाषा क्या होती है फोकस बिंदु की, कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से गुजरती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो जिस बिंदु से गुजरती है वो तो लिखेंगे उत्तल लेंस के लिए, और जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है वो लिखेंगे अवतल लेंस के लिए। किसके लिए? अवतल लेंस के लिए। आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस बिंदु। क्या कहते हैं? फोकस बिंदु। फोकस बिंदु कहते हैं। चाहो तो इसकी परिभाषा वगैरह अलग इसकी लिखने की आवश्यकता नहीं, छोड़ दो इसको। अब देखो प्रतिबिंब निर्माण के नियम, ये नियम लिखने हैं तीनों के तीनों। तो पहला नियम लिखो इसमें इसमें पहला नियम लिखो, आज भी लिखो कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, लिखो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात, तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात, देखो लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से, या एक मिनट रुको, इसमें लिखो लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से गुजरती है इसमें लिखो कि लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से गुजरती है, देखो मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, देखो या गुजरती हुई प्रतीत होती है, देखो या गुजरती हुई प्रतीत होती है, या गुजरती हुई प्रतीत होती है, या इसमें एक मिनट सॉरी, इसमें ऐसे लिखो कि मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से गुजरती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। ऐसे गुजरती हुई प्रतीत मत लिखना, ऐसे लिख दो
जिस बिंदु से गुजरती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? फोकस बिंदु। क्या कहते हैं भाई? फोकस बिंदु कहते हैं। तो ये फोकस की परिभाषा हो गई। अब देखो इसके अंदर, अब ये पहला नियम बन जाएगा। अब ये पहला नियम किस प्रकार बनेगा? तो इसमें ये चलो इसको एक काम करो, फोकस की यानी परिभाषा के तौर पे लिख लो इसको, है ना। और अब नियम लिख दो इसमें चाहो तो। पहला वो यहाँ पीछे यानी फोकस की परिभाषा के हिसाब से लिखा दिया इसको, है ना। तो इसमें पहला पॉइंट क्या लिखोगे? इसके नियम के अंदर पहला पॉइंट लिखो पहले। तो इसमें पहला पॉइंट लिखो नियमों में, इसमें लिखो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण या मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, 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 मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लिखो लेंस से अपवर्तन के पश्चात, इसमें लिखो क्या लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लिखो क्या लेंस के, इसमें लिखो लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लिखो लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है, लिखो फोकस बिंदु से गुजरती है, लिखो फोकस बिंदु से गुजरती है या फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, लिखो फोकस बिंदु से गुजरती है या फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, फोकस बिंदु से गुजरती है या फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, फोकस बिंदु से गुजरती है या फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, फोकस बिंदु से गुजरती है या फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। ये भाई पहला नियम है। अब देखो इसके दो डायग्राम बनाएंगे। तो पहला नियम के अंदर क्या होता है कि अगर कभी भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई ऐसे, तो वह इसे अपवर्तन के पश्चात, लेंस अपवर्तन कहते हैं ना, तो अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरेगी ऐसे। ये इसका पहला नियम है। एक नियम हुआ प्रकाश की किरण की, इसके अंदर दिशा बताना मत बोलना है, वरना एग्जाम नंबर यानी एग्जामिनर पाव नंबर काट सकता है। वीडियो को पॉज करके उतार लेना फटाफट ये। अब देखो अगला, ये हो गया पहला नियम। अब उत्तल लेंस की अवतल लेंस की बात करें तो क्या होगा उसके अंदर? देखो देखिए, अवतल लेंस के अंदर हो जाएगा जैसे ये इसकी मुख्य अक्ष है। अब कोई प्रकाश की किरण ऐसे आए भाई, ऐसे आने के बाद वो ऐसे गुजरी ऐसे, तो यहाँ से किरण मतलब आती हुई प्रतीत होगी ये पीछे भी, यानी जो भी प्रेक्षक होगा ना इसको देखेगा तो उसको क्या लगेगा कि प्रकाश किरण इस बिंदु से आ रही है कि नहीं। तो ये इसका कोई ये, और इसके अलावा हम जानते हैं प्रकाश किरणों को फैला देता है, मतलब फैलाता है। तो प्रकाश किरण ऐसे निकलेगी ना, तो ये प्रकाश की किरणों को फैला देता है ना। तो ये पहला नियम हो गया इसका। वीडियो को पॉज करके उतार लेना, दोनों डायग्राम बना लेना। दूसरा नियम देखो, दूसरा नियम लिखो, दूसरे नियम में लिखो फोकस बिंदु से आने वाली प्रकाश किरण या फोकस बिंदु की ओर आने वाली प्रकाश किरण, फोकस बिंदु से आने वाली प्रकाश किरण। दूसरे नियम में लिखो फोकस बिंदु से आने वाली प्रकाश किरण या फोकस बिंदु की ओर आने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। फोकस बिंदु से आने वाली प्रकाश किरण या फोकस बिंदु की ओर आने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब देखो इसके बाद में इसके दो डायग्राम बना लेना। ये तो उत्तल लेंस के लिए तो क्या होगा इसके अंदर? मान लो प्रकाश की किरण फोकस बिंदु यहाँ है, मान लो जैसे यहाँ के ऐसे गुजरती, तो यहाँ पर अगर फोकस बिंदु है तो प्रकाश की किरण ऐसे आई, ये फोकस बिंदु है, मान लो फोकस बिंदु से आ रही है, यानी पहले वाले का जस्ट उल्टा नियम है। तो प्रकाश की किरण ऐसे मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी भाई। क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और अगर हम इसके लिए बात करें तो इस वाले लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए बात करें तो क्या होगा उसमें? देखो अवतल लेंस के लिए अगर हम चर्चा करें इसमें, तो हम जानते हैं इसका फोकस तो यहाँ होता भी। मान लो अगर प्रकाश की किरण ऐसे आती है कि नहीं, इस प्रकार ऐसे आके फिर ऐसे जाती, तो इसका फोकस तो यहाँ होता नहीं इस प्रकार। तो इसको कैसे करेंगे? तो इसमें ऐसा बताया जाता है कि अगर कोई प्रकाश किरण फोकस की तरफ आई, ऐसे आई भाई, ऐसे आई और यहाँ पर ऐसे आने वाली है, तो ये इसे लेंस से अपवर्तन के पश्चात ऐसे निकल जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है कि नहीं। ये इसका दूसरा नियम है। मतलब ये नियम अगर नहीं पढ़ेंगे ना हम, तो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, हम इनको यानी जितने भी ये हमारे किरण चित्र वगैरह बनेंगे आगे, ये सारा कुछ समझ नहीं पाएंगे। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, नियमों के आधार पर ही ये सारे के सारे किरण चित्र बनाए जाते हैं। और आगे कुछ केस पढ़ेंगे हम इससे संबंधित की वस्तु को यहाँ रख दे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा, ये सारा कुछ है ना इस प्रकार। तो अब देखो इसके बाद तीसरा नियम लिखो, तीसरा नियम लिखो।
प्रकाशीय केंद्र से, इसके बाद तीसरा नियम लिखो प्रकाशीय केंद्र से, इसके बाद तीसरा नियम लिखो प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। ये हो गया प्रकाशीय केंद्र, ये मुख्य अक्ष हो गई। दोनों डायग्राम बना लो, वीडियो को पॉज करके फटाफट देखें। प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। क्या होता है भाई? सीधे निकल जाती है। ये देखो इधर है, ये ऐसे हो गई, इस प्रकार सीधी निकल जाएगी। मतलब लेंस में एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिल्कुल भी विचलित नहीं होती है। जबकि हम जानते हैं लेंस प्रकाश का अपवर्तन करता है। अपवर्तन का मतलब होता है जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। ये फिलहाल अभी टॉपिक हटा दिया गया है। क्या वीडियो पॉज करके बना लेना ये फटाफट। अब देखो इसके अंदर, अब भाई ये हो गया प्रतिबिंब निर्माण के नियम।